दोस्तों नमस्कार। बीएसपी के समर्थकों के लिए आज का दिन बेहद खास हो गया है। आज आकाश आनंद ने अपनी बुआ सुश्री मायावती जी से माफ़ी मांग ली है। 4 ट्वीट किए उन्होंने और अपने हर ट्वीट में उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ बहुत आदर और सम्मान प्रकट करते हुए मायावती जी के प्रति जो भी उनकी तलखियाँ थीं, जो गलतफहमियाँ थीं और जो उन्होंने ट्वीट करके थोड़ा सा अभद्र व्यवहार किया था, उसके लिए आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। और ये भी आश्वासन ही नहीं दिया है, विश्वास दिलाया है कि वो आगे फिर कभी अपने खास करके ससुराली पक्ष के लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक फैसले लेने में उनकी मदद नहीं लेंगे। और बड़ी विनम्रता से उन्होंने मायावती जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें पार्टी में वापस ले लें, उन्हें माफ़ कर दें ताकि वो पार्टी में काम कर सकें। हम लोग जानते हैं कि आकाश आनंद नौजवान चेहरे हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। साथ ही साथ उनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो तो विरासत में उनको मिली हुई है, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है, जो सीखा है और पिछले 2-3 साल से जब से वो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी ताजगी, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, उनकी भाषा शैली और उनकी राजनीतिक आप सूझबूझ ना कहें, क्योंकि उनके कुछ ऐसे फैसले हुए, हालांकि मैं समझता हूँ कि उनके जो फैसले थे वो मायावती पर जो उन्होंने हमला किया ट्वीट करके, उसको छोड़ करके बाकी आकाश आनंद ने बहुत राजनीतिक सूझबूझ भरे बयान दिए हैं, भाषण दिए हैं और उनकी बड़ी तारीफ हुई उस दौर में, खास करके लोकसभा चुनाव में जिस समय वो कैंपेन कर रहे थे और जितने एग्रेसिव मूड में थे। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोज़र की नीति है उसके खिलाफ जो उन्होंने भाषण दिया, जो 5 किलो राशन फ्री देने की जो योजना है उसको लेकर के जो उन्होंने तल्ख टिप्पणियां की थी नरेंद्र मोदी पर, उसने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। और उसके बाद ही आनन फानन में सीतापुर में जो उन्होंने भाषण दिया था उन पर एफआईआर हुई और मायावती ने उन्हें घर बिठा लिया। अब इसके पीछे क्या कारण थे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये, बल्कि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि मायावती पर वो डर है, वो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो आतंक है वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके लगातार उनको खामोश किया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावती की ताकत क्या है। मायावती जो मानवर कांशीराम के साथ काम करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 बार मुख्यमंत्री होती हैं, 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं। हालांकि उसी सरकार में मैं समझता हूं कि बीएसपी के पतन के बीज बोए गए थे। जब बहुजन से सर्वजन की राजनीति शुरू होती है, उसी समय एक ऐसा फैसला था जिसने मायावती के पूरे मिशन को और ख़ास करके मानवर कांशीराम के मिशन को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के उस सपने को पूरा करने का मादा जिसमें था, उसको उन्होंने पलट दिया और बहुजन से वो सर्वजन की तरफ मुड़ गई। जो छद्म सामने आया, जो मीडिया था, इस समय तो मीडिया का नाम गोदी मीडिया कर दिया गया है, लेकिन उस मीडिया का भी वही चित्र था, मायावती को दलित की नहीं दौलत की बेटी कहना और जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के पूरे माहौल में, पूरे नतीजों में जो गलतफहमियां पैदा की गई, या पूरा एक र्यूमर पैदा किया गया कि ब्राह्मण वोट की वजह से मायावती चुनाव जीती हैं, बीएसपी चुनाव जीती है, जबकि सच्चाई ये थी, और मैं एक बार नहीं इसको सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि 2007 के चुनाव में जो बीएसपी को वोट मिला था ब्राह्मणों का, वो केवल 16.7% था, ये CSDS के सर्वे के अनुसार, जबकि श्रेय पूरा ब्राह्मणों के खाते में गया। और उसके बाद जो अन्य दलित जातियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और मैं ये आरोप बहुत सोच समझ करके लगा रहा हूँ कि बीएसपी के डिक्लाइन का जो कारण है, जो जाटों के अतिरिक्त अन्य जातियां जो दलितों की हैं, चाहे वो कोरी हो, पासी हो, धोबी हो, सोनकर हो, वाल्मीकि हो, मुसहर हो, गोंड हो, खरवार हो, इन जातियों की जो अवहेलना हुई थी, क्योंकि ये जातियां बराबर कांशीराम जी के मूवमेंट में खड़ी रहीं और वो अपनी पहचान बीएसपी के साथ जोड़ती थीं,
उनकी जो अवहेलना हुई, इसके अलावा अति पिछड़ी जातियाँ उनकी जो अवहेलना हुई, चाहे उसमें चौरसिया हो, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, इन तमाम जातियों ने जो अपने आप को महसूस किया कि बीएसपी का जो पूर्ण बहुमत की जो सत्ता है उसमें तो सवर्णों का बोलबाला है, खास करके मिश्रा एंड कंपनी का ज़्यादा बोलबाला है। वो सारे फैसले मिश्रा एंड कंपनी ले रही है, जो दूसरे नंबर के फैसले होते हैं। हालांकि उस पार्टी में मायावती के अलावा फैसले करने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन उनको गुमराह करके जो खेल खेला जा रहा था उसने पार्टी की जो एक पहचान थी, पार्टी का जो डीएनए था, पार्टी का जो संपूर्ण जो एक तरह से कहें कि उसकी एमएसपी थी वो ख़त्म कर दी। और यही वजह है कि 2012 में वो जो पूरा र्यूमर था कि साहब ब्राह्मण वोट इतना और सवर्ण बीएसपी को इतना गया, वो काहे छूट जाता, क्यों नहीं आता है बीएसपी के साथ फिर से, क्या नहीं मिला था उसे? सतीश मिश्रा, अंटू मिश्रा और कौन तिवारी, कौन दुबे, मैं 50 नाम गिना सकता हूँ जो उस समय सरकार और सत्ता में मलाई खा रहे थे, लेकिन वो बाहर निकल गए। उसके बाद जैसे ही सरकार जाती है वैसे ही धीरे धीरे करके वो किसी और पार्टियों में चले गए, सतीश मिश्रा केवल रह गए। तो ये जो धोखेबाजी हुई, उस धोखेबाजी ने बीएसपी के पतन के लिए एक बड़ा रास्ता तैयार कर दिया। उसके बाद लगातार बीएसपी चुनाव हारती है। 12 में विधानसभा चुनाव हारी, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक भी सीट उसको नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। वो पार्टी जिसका जनाधार मिनिमम 20-21% वोट हमेशा से उसका रहा है, पिछले 2 चुनाव को हम छोड़ दें तो। इसके बाद 17 का इलेक्शन होता है, उसमें भी बहुत कम सीटें उसको मिलती हैं। फिर 2019 में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं तो 10 लोकसभा की सीटें उनको मिलती हैं, सपा को 5 सीटें मिलती हैं, वोट परसेंटेज लगभग वहीं रहता है। इसके बाद जो डिक्लाइन हुआ और जो विश्वसनीयता दलितों के भीतर दरकने लगी और बड़े पैमाने पर दरकने लगी, उसने बीएसपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। आप 22 का इलेक्शन देखिए और बुरी दुर्गति होती है। केवल 1 सीट जीत करके वो व्यक्ति आता है जिसकी अपनी वजूद है अपने क्षेत्र में, वो जिता करके लाता है। बीएसपी का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो जिताऊ कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो परिस्थितियां बनी थी, इंडिया अलायंस में उनके आने की सुबुगाहट हो रही थी, हम लोगों को जो खबर मिल रही थी कि शायद वो मन बना रही हैं, लेकिन आखिरी समय पर जब उन्होंने आकाश आनंद को हटाया, उसके पहले फैसला लिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। और ये कहीं ना कहीं वो दाव था जिसने एक तरफ तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के बाहर किया, दूसरी तरफ मायावती को बाहर करके भाजपा के लिए थोड़ा सा आसान रास्ता कर दिया। और तब उस समय जब संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा बन गया, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या के स्टालिन हों, महाराष्ट्र में आपकी जो महाविकास आघाड़ी के पार्टी के लोग थे, वो सब सीधे तौर पर संविधान को हाथ में लेकर के जो कैंपेन कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान को ही ख़त्म करना चाहती है। और इसके बड़े पुख्ता प्रमाण थे। दर्जन भर से ज़्यादा बीजेपी के नेताओं ने ये ऐलान किया था कि वो संविधान को ख़त्म करेंगे 400 सीटें जीतने के बाद। नरेंद्र मोदी ने इनकार तो किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग बोल रहे थे, वो चाहे लल्लू सिंह हों जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, या मेरठ से चुनाव लड़ने वाले अरुण गोविल हों, या बिहार के नेता हों, आंध्रा के नेता हों, इन तमाम नेताओं पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की। इससे ये नैरेटिव बहुत मजबूत हुआ और राहुल गांधी को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत सारी सीटें हार गई, जो उसकी उम्मीद थी उससे बाहर निकल गई। 37 सीटें सपा को मिली, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद के खाते में आई, लेकिन बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। ये एक तरह से अंतिम मोहर थी बीएसपी के पतन की। उसके बाद पार्टी में और भी ज़्यादा अंदरूनी खटपट, मायावती जी उसके बाद भी अपने जो बचे कुचे नेता थे उनको भी निकालने में संलग्न रहीं, वो कभी रुकी नहीं। उन्होंने उस अनुशासन को कभी नहीं तोड़ा, उस अनुशासन को बनाए रखे। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा कहना था कि चाहे पार्टी का नेता हो या कार्यकर्ता हो, व्यक्ति पूजा किसी के लिए भी ठीक नहीं है।
अगर नेता को हम उसे अपना भगवान, उसे अपनी देवी मान लेंगे तो वो पार्टी कभी भी नहीं चल सकती, उसका पतन वहीं से शुरू होता है। और मैं समझता हूँ कि बहुजन जो कार्यकर्ता रहे, बीएसपी के जो कार्यकर्ता रहे, बीएसपी का जो कैडर रहा या जो वोटर्स थे, उन्होंने मायावती में जो भगवान देखा। और मैं बड़ा बेहिचक होकर के इस बात को कहता हूँ कि मायावती एक बेहतरीन नेता हैं, बड़ी कुशल रणनीतिकार हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारी कमियां होंगी। और एक कमी तो सीधे तौर पर दिखती है, लोग कहते हैं कि उनको डर रहता है। मैं हालांकि पहले इस बात को नहीं समझता था, सोचता भी नहीं था कि डर हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से उनके फैसले आते हैं वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वो डर तो है ही। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता हैं मोदी और शाह, वो मायावती को डरा करके रखते। मायावती की स्थिति आज विक्टिम वाली है। ये दलित समाज को समझना चाहिए कि मायावती को अगर बचाना है और उस पार्टी को अगर खड़ा करना है और वो सोचते हैं कि कभी वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, तो बिना उनकी पूजा किए हुए उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी निर्णय को लेने की ज़रूरत है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और पार्टी के साथ चले जाएं, कांग्रेस के साथ चले जाएं या सपा के साथ चले जाएं, लेकिन ये पहले ज़रूरी है, ये प्राथमिकता है कि हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी को शासन सत्ता से बाहर करने की ज़रूरत है, अगर मायावती को उस रूप में आप देखना चाहते हैं। तो आज जो फैसला हुआ है उस फैसले पर मैं फिर लौटता हूँ। मायावती ने भी उतना ही बड़ा दिल दिखाते हुए अपने भतीजे को माफ़ किया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि उन्हें पूरे तरीके से विश्वास है कि अब वो इस तरह के फैसले नहीं लेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके ससुर जो सिद्धार्थ हैं वो वापस नहीं होंगे पार्टी में, उनकी कभी वापसी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने गुटबाजी की है पार्टी में और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो अशोक सिद्धार्थ की वापसी नहीं होगी। हालांकि मैं समझता हूं कि मायावती जी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है, चाहे जो नेता हो, और वो नेता जिन्होंने पार्टी को बनाया है, पार्टी को चलाया है, पार्टी में काम किया है, तो वो उनको करना चाहिए अगर कोई सुधार करने के लिए तैयार है। अदरवाइज़ इस तरह सुप्रीमो कल्चर में पार्टी अगर चलेगी तो उसका तो नुकसान होना ही है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, और बहुत सम्मान मेरा उनके प्रति है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बाबा साहब की उस बात को रेखांकित करते हुए कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता वो भगवान नहीं है। उसे हम देवी और देवता मान करके उसकी पूजा नहीं करेंगे, उससे सवाल भी करेंगे, उसके पार्टी को लेकर के भी सवाल करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे। हाँ, हम जिन लोगों की संवेदना है, जो लोग चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग चाहते हैं और ये होना चाहिए। आकाश आनंद की वापसी, मुझे लगता है कि बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता बहुत खुश होंगे आज। और जो उस बीच में वो बोल रहे थे कि नहीं, मायावती जी ने बहुत अच्छा किया और आकाश आनंद गलती कर रहे हैं, ये शायद वो भी सुधार करेंगे, क्योंकि आकाश आनंद नौजवान है, एग्रेशन है, और अगर वो गलती नहीं करेंगे तो फिर कौन गलती करेगा। और मैं समझता हूँ कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा उनको मिली थी, खास करके सीतापुर के भाषण के बाद। मैं तो आकाश आनंद को इसी रूप में देखना चाहता हूँ, एक ऐसा नौजवान नेता जिसके सामने चंद्रशेखर की भी चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति क्या फिर से उभरेगी, इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में इस पर कुछ कहा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।